हेलो एवरीवन। तो लास्ट टॉपिक में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर दिया था और मोनेरा किंगडम स्टार्ट करना था। तो पहले हमको एक रिकैप ले लेंगे कि हमने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था। तो इसमें हमने पढ़ा था कि काफ़ी अटेम्प्ट्स लिए गए थे इन ऑर्डर टू क्लासीफाई दी ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट्स दिए थे जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी। और एरिस्टोटल पहले तो क्या होता था, क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन ओन यूज, जैसे कि फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के हिसाब से होती थी। फिर बाद में साइंटिस्ट आए एरिस्टोटल, एंड एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू अटेम्प्ट साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। मतलब ये ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस को यूज किया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन्होंने क्या यूज किया था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज किए थे। इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स में एक चीजों को क्लासिफाई किया था। और एनिमल्स जो थे दो ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। एक था जिनके पास आरबीसी है, एक था जिनके पास आरबीसी नहीं है। और प्लांट्स को तीन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में। तो साइंटिफिक बेसिस ये याद रखना कि साइंटिफिक बेसिस जो था वो एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन टू ब्रिंग ऑन द साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। वरना अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो थे, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, दे वर बेस्ड ऑन सम यूजेस सच एज फूड, शेल्टर, क्लोथिंग के हिसाब से, यूज के हिसाब से चीज़ों को क्लासिफाई किया जाता था। फिर आया लिनियस। तो लिनियस ही गेव द टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी, इसमें दो किंगडम्स इन्वॉल्व थे, प्लांटिंग इन्वॉल्व था और एनिमेलिया किंगडम इन्वॉल्व था। प्लांट और एनिमल जिसे रेफर किया गया है, इसमें बहुत सारी कमियां थी। कमियां क्या क्या थी कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोट को ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता था, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता था। तो इसमें बहुत सारी कमियां थी फॉर श्योर, बट इन सारी कमियों को फिर बाद में डील किया गया था। बस ये था कि एरिस्टोटल और लिनिस दोनों ने क्या किया था, दोनों ने मॉर्फोलॉजी को इंक्लूड किया था फॉर द क्लासिफिकेशन। ठीक है, मॉर्फोलॉजी को इंक्लूड किया था, ठीक है, लिनिस ने। और कुछ कुछ कमियां थी। कमियां क्या क्या थी कि सेल स्ट्रक्चर को भी लेना कंसिडर करना चाहिए था, नेचर ऑफ वॉल को भी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, इसकी भी नीड लगी कि अब जो है फर्दर जो क्लासिफिकेशन होंगे तो ये सारे फैक्टर्स भी आने चाहिए। फिर जो आर एच विटेकर थे, आर एच विटेकर ने इन सारे क्राइटेरिया को क्लासिफिकेशन में अपने क्लासिफिकेशन इंक्लूड भी किया था। जैसे यहाँ पे मेंशनड है कि मेन क्राइटेरिया क्या क्या था क्लासिफिकेशन का, सेल स्ट्रक्चर था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, सारी चीज़ें आर्च विटेकर ने कवर अप की थी। और फिर हमने यहाँ पे देखा था कि जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा वो प्रोटिस्टा में आएगा, जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो मोनेरा में आएगा, जो भी मल्टीसेलुलर लूज टिश्यू काइटिनेशियस सेल वॉल वाला होगा वो फंजाई में आएगा। वैसे ही प्लांटे के लिए भी, एनिमेलिया के लिए भी चीज़ों को काफ़ी इजीली अच्छे से क्लासिफाई किया था। Now let us start with today's topic, which is Kingdom Monera. तो अगर किसी ने फर्स्ट वाला जो पार्ट है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं पढ़ा होगा तो प्लीज़ आप लास्ट वाला टॉपिक पहले पढ़ लेना और फिर आप और अच्छे से समझ पाओगे। वहाँ पे मैंने काफ़ी क्लियरली एंड इन ईजी वर्ड्स समझाने की कोशिश की है। So let us start with किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया जो है, दे आर द सोल मेंबर्स। सोल मेंबर्स मतलब कि मेजर अमाउंट ऑफ मेंबर्स जो है किंगडम मोनेरा के, वो बैक्टीरिया ने ही ले रखा है। बैक्टीरिया के साथ साथ हम कहते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जहाँ देखो, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन एज, बैक्टीरिया ऑलमोस्ट हर जगह पे मिलते हैं, चाहे कहीं पे भी हो, हर जगह पे बैक्टीरिया आपको मिलेंगे। अगर आप हैंडफुल ऑफ सॉइल, मतलब कि एक मुट्ठी सॉइल अपने हाथ में भी ले लोगे, उसमें 100 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। अगर आप स्नो वाले एरिया पे चले जाओगे वहाँ पे भी बैक्टीरिया मिलेंगे। डीप ओशंस में चले जाओगे वहाँ पे भी बैक्टीरिया है, डेजर्ट्स में भी बैक्टीरिया है, हॉट स्प्रिंग्स में भी बैक्टीरिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे लिव इन हार्श हैबिटेट, दे ऑल्सो लिव इन हार्श एंड एक्सट्रीम हैबिटेट्स, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, स्नो हो गया, डीप ओशंस हो गए, जहाँ पे बहुत कम अमाउंट ऑफ लाइफ फॉर्म्स ही सर्वाइव कर पाते हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं, दे लिव ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। तो लिव ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और लिव ऑन देम, ठीक है, दो चीजें होती है। मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन। ठीक है, लिव इन और ऑन का मतलब है यहाँ पे जो डिनोट कर रहा है वो एंडोपैरासिटिज्म को डिनोट कर रहा है और एक्टोपैरासिटिज्म को डिनोट कर रहा है। ठीक है, एंडो मतलब अंदर, अंदर की तरफ पे भी बैक्टीरिया रह सकते हैं एज अ पैरासाइट। तो पैरासाइट का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स लेना, बस इज कॉल्ड इज पैरासिटिक बिहेवियर। तो पैरासिटिक बिहेवियर जो है बैक्टीरिया शो करता है इनसाइड एंड आउटसाइड इवन, मतलब कि आउटर सरफेस एक्टो पैरासाइट भी होते हैं, एंटो पैरासाइट की तरह भी रहते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया। अब यहाँ पे बैक्टीरिया के कुछ कुछ कैटेगरीज दे रखे हैं।
अब ये कैटेगरीज किसके बेसिस पे है? इन कैटेगरीज को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के बेसिस में बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि यहाँ पे बैक्टीरिया जैसे कोकाई है, जैसे कोकाई, कोकाई क्या होगी? स्पेरिकल हो गया। तो जो भी चीज़ स्पेरिकल दिखी, ठीक है, जो भी चीज़ स्पेरिकल दिखी वो क्या हो गई? कॉकस में आ गई। बैसिलाई, बैसिलाई कैसे दिख रहा है? रॉड, रॉड के जैसे दिख रहा है। तो जो बैसिलाई बैक्टीरिया होते हैं वो रॉड के जैसे होते हैं। स्पाइरला कैसे दिख रहा है? नाम में ही है स्पाइरलम टाइप्स, मतलब स्पाइरल टाइप्स, है ना, स्पाइरल टाइप्स का है। यहाँ पे दिख रहा है कि कॉमा, कॉमा टाइप्स का है, तो कॉमा लिख सकते हैं कि इसका जो शेप है वो कॉमा के बेसिस में। तो ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस में है? शेप्स के बेसिस में है कि अगर जो भी स्पेरिकल बैक्टीरिया है वो कोकाई के बीच, कोकाई के अंदर आएगा। जो रॉड शेप बैक्टीरिया है वो बैसिलाई के केस में आएगा। जो स्पाइरल के जैसे है वो स्पाइरला में आएगा। और जो विब्रियो कॉमा शेप्ड है वो विब्रियो के केस में आएगा। सो दिस वाज बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन अंडर द, बैक्टीरिया की 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था ऑन द बेस ऑफ शेप, शेप के बेसिस में। कीप इट वेरी वेरी क्लियर, शेप के बेसिस में बैक्टीरिया को जब डिवाइड किया गया तो इन सारी चीज़ों में डिवाइड किया। तो बैक्टीरिया की जब नेचर को देखते हैं ना, तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर काफ़ी सा सिंपल सा दिखता है, लेकिन उनका जो बिहेवियर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। दे हैव सिंपल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। बहुत ही ईजी वर्ड्स में इसको याद रख सकते हैं, बैक्टीरिया सिंपल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। तो अगर हमें बैक्टीरिया के बारे में कुछ कुछ जानना ही है तो बैक्टीरिया क्या है? इनका स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है। दे हैव अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है, they have a very simple structure but they have complex behavior। simple structure complex behavior से याद रखो कि इनका behavior थोड़ा complex होता है, लेकिन इनके structure में कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दिखती, ठीक है। स्ट्रक्चर तो काफ़ी सिंपल है लेकिन बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ठीक है, तो हर एक हार्श कंडीशन में भी रह लेते हैं। सो देयरबाय मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। कुछ कुछ ऑटोट्रॉपिक हैं, कुछ कुछ ऑटोट्रॉपिक नहीं है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दी सम ऑफ देम आर ऑटोट्रॉपिक, मतलब खुद का खाना बना सकते हैं, लेकिन लिखा है फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक जरूर है बट इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के थ्रू, ठीक है। इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का मतलब क्या है? इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सबस्ट्रेट्स होते हैं, उससे खाना बना सकते हैं। अब वो फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। अब फोटोसिंथेटिक क्या है? जो लाइट का यूज करके खाना बनाता है, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट। और कीमोसिंथेटिक क्या है? इन्हें न्यूट्रिएंट्स के, मतलब कि समझो नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, ये सारी चीजें बाहर से मिल गई, दे कैन यूज एंड देन दे कैन प्रिपेयर फूड, तो इन्हें कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। बट इसमें यहाँ पे क्लियरली लाइन लिखा है कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉपिक, मतलब कि वास्ट, अगर हम कहेंगे कि बैक्टीरिया के केस में सबसे ज्यादा जो होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट है खाने के लिए। और दे ऑल्सो कैन डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर, मतलब कि सिंपली ये बता रहा है, सैप्रोफिटिक नेचर को भी बता रहा है, पैरासिटिक नेचर को भी बता रहा है। और जब हमने पहले वाली चार्ट देखी थी तो उसमें हम यही था कि ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक, कीमो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। और हेटरोट्रॉपिक के केस में ब्रैकेट्स में के अंदर लिखा था सैप्रोफाइट्स एंड पैरासिटिक, ऊपर वाली जो चार्ट में था आर एच उट्टे करके जब क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन किया था तो वहाँ पे ये भी चीज़ मेंशन थी। अब बैक्टीरिया को दो और ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जैसे कि सॉरी मोनेरा किंगडम को, ठीक है, मोनेरा किंगडम को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक हो गया आर्के बैक्टीरिया, एक हो गया आर्के बैक्टीरिया और एक हो गया यू बैक्टीरिया, ठीक है। एक हो गया आर्के बैक्टीरिया और एक हो गया यू बैक्टीरिया। तो आर्के बैक्टीरिया के केस में जब देखा गया, आर्के का मतलब होता है बहुत ही ओल्ड टाइप्स का, ठीक है, बहुत ही ओल्ड टाइप्स के हैं आर्के, ठीक है, ओल्ड ओल्ड टाइप्स के हैं। हम कह सकते हैं ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल जो है वो आर्के बैक्टीरिया ही है, ठीक है। बहुत ही स्पेशल काइंड है क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ स्पेशल स्पेशल चीज़ें हैं, ठीक है, नोवल नोवल फीचर्स हैं आर्की बैक्टीरिया में। और ये बहुत ही हार्श हैबिटेट्स में भी रहते हैं। हार्श हैबिटेट्स कैसे कैसे मेंशन्ड है? हार्श हैबिटेट्स के कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है एज इट इज, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। जैसे कि एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया, तो सॉल्टी एरिया मतलब हैलोफिल। अगर केमिस्ट्री में कहीं पढ़ा होगा तो हैलो का मतलब होता है सॉल्ट एंड फाइल का मतलब होता है लविंग। सो दे आर सॉल्ट लविंग, मतलब सॉल्टी एरियाज में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आर्की बैक्टीरिया होते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स, तो थर्मो एसिडोफिल्स मतलब हॉट हॉट जगह पे जहाँ पे एसिडिक कंडीशंस है और बहुत ही हॉट हॉट एरिया है। थर्मो, थर्मो लिखा हुआ है, हीट लिखा हुआ है हॉट स्प्रिंग्स के एरिया में। मार्शी एरियाज, मार्शी एरियाज मतलब जहाँ पे मीथेन में काफ़ी ज़्यादा रिचनेस है, जहाँ मीथेन रिच है। जैसे कि मिथानोजेंस जो बैक्टीरिया होता है वो गट में प्रेजेंट होते हैं रूमिनेंट एनिमल्स की, यहाँ पे लिखा भी हुआ है several of the methanogens they live in the gut of the ruminant animals।
such as cows and buffaloes. They are responsible for production of methane from the dung available. ठीक है, तो इसमें यही लिखा गया है कि जो मेथानोजेंस होता है वो गट में प्रेजेंट होता है काउज एंड बफेलोज के। तो हम देखते हैं कि काउज एंड बफेलोज का जो केक होता है और जो उनका फीसेस होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मीथेन मिलता है। तो मीथेन कैसे मिलता है? ड्यू टू मेथानोजेंस। मेथानोजन क्या करते हैं? सेलुलोज पे फीड करते हैं। मेथानोजेंस और हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया वो फीड करते हैं सेलुलोज पे एंड द गैस विच दे गिव इज मीथेन। और मीथेन को हम यूज़ कर लेते हैं फॉर द बायोगैस प्रोडक्शन एंड बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं। और फिर बाद में यहाँ पे मेंशन्ड है कि आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। आर्की बैक्टीरिया थोड़े ओल्डेस्ट काइंड ऑफ है और इनमें कुछ नोवल फीचर्स हैं दैट मेक्स इट एनेबल टू लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। ऐसा नहीं है कि यू बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस में नहीं रहते, बट आर्की बैक्टीरिया ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि उनके पास होता है डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, दे हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर और डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर के फीचर होने के कारण ये यू बैक्टीरिया से थोड़े डिफरेंट हैं एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ओल्ड बैक्टीरिया। और पीवाईक्यू में एक बार पूछा गया था कि वाटर आर्की बैक्टीरिया का करेक्ट स्टेटमेंट बताना था और इसमें लिखा था कि आर्की बैक्टीरिया आर द ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल एंड दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन फॉर आर्की बैक्टीरिया का केस। फिर बात आती है यू बैक्टीरिया की। तो यू बैक्टीरिया का मतलब ये नहीं है कि हार्श कंडीशंस में नहीं रहते होंगे, दे ऑल्सो लिव इन हार्श कंडीशंस। ये बैक्टीरिया भी हार्श कंडीशंस में रहते हैं, ऐसा नहीं है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। तो इन्हें क्या कहा जाता है? सच्चा बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, इनके पास प्रेजेंट होती है रिजिड सेल वॉल। ठीक है, दे हैव रिजिड सेल वॉल, लेकिन ये आर्की बैक्टीरिया के सेल वॉल से डिफरेंट है। ठीक, और अगर ये यू बैक्टीरिया अगर मोटाइल है, अगर चलते फिरते हैं, तो उनके पास क्या होता है? फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। दे हैव अ फ्लैजिलम, दे हैव अ फ्लैजिलम। तो यू बैक्टीरिया में एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है सियानो बैक्टीरिया, और सियानो बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन अल्गा भी कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट इट वाज रेफर्ड एज अल्गा। ठीक है, प्लांट किंगडम में इन्वॉल्व था अकॉर्डिंग टू द लिनियन सिस्टम, लेकिन इसे कहा गया कि सियानो बैक्टीरिया आर नॉट अल्गा। ठीक है, पहली चीज ये कही गई क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक नहीं है, तो हम प्योरली अल्गा नहीं कह सकते, तो सियानो बैक्टीरिया को फिर यू बैक्टीरिया में कंसिडर कर दिया गया है। ठीक है, एंड दे हैव अ क्लोरोफिल ए सिमिलर टू दैट ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे भरे पौधे हैं जिन्हें हम प्लांट्स कंसिडर करते हैं, उनके क्लोरोफिल ए को देखेंगे और यू बैक्टीरिया के क्लोरोफिल ए को देखेंगे, दोनों में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी भी है। ठीक है, और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप का मतलब है लाइट को यूज करके खुद का खाना बनाना। तो सियानोबैक्टीरिया किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, ये सिर्फ लाइट पे डिपेंडेंट है अपना खाना बनाने के लिए, और ऑटोट्रॉपिक तो है ही। और ये जैसे जैसे ये जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि हमने बात की है यूनिसेलुलर काइंड ऑफ है। ठीक है, कॉलोनियल होते हैं, मतलब अगर कॉलोनीज में है, कॉलोनीज में भी रहते हैं, फिलामेंटस नेचर में भी रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मरीन वाटर में भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल भी है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट ऑल कंडीशंस में दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल कंडीशंस में यूनिसेलुलर की तरह भी रहते हैं अगर कॉलोनीज में है। अगर साथ में झुंड में रहते हैं, मल्टी सेलुलर कंडीशंस में रहते हैं, तो कॉलोनियल में रहते हैं। ये तो फिलामेंटस नेचर होता है इनका। फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, मरीन में भी मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल अलगास भी टेरेस्ट्रियल अलगा की तरह भी रहते हैं। ठीक है, अब अगर कॉलोनी में रह रहा है, ठीक है, तो कॉलोनी में रहता है ना, तो इसके पास एक शीट आ जाती है। ठीक है, एक शीट आ जाती है जो कि होती है जिलेटिन की। सो इट इज जनरली सराउंडेड, जनरली लिखा है, नॉट कंपल्सरीली, जनरली जो है शीट से जो जिलेटिन की बनी होती है, जैसे यहाँ पे म्यूसिलिजिनस शीट लिखी हुई है, तो म्यूसिलिजिनस शीट के केस में ये बताया गया है कि जिलेटिनस शीट के शीट में रहती है। ठीक है, और जैसे कि हम देखते हैं कि अगर कोई पानी है और पानी में काफ़ी ज़्यादा गंदगी आ गई है, पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो यहाँ पे ब्लू ब्लू कलर का पॉन्ड में क्या बनता है? कुछ ना कुछ बनता रहता है, जैसे कि ये पॉन्ड है। ठीक है, ये अपर व्यू है, इसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी। ठीक है, पोल्यूटेड था काफ़ी ज़्यादा, तो कुछ ना कुछ ग्रो करता है, ग्रीनिश ग्रीनिश स्लाइमी स्लाइमी सा, और जो पूरे पॉन्ड को कवर अप कर देता है। और बहुत सारे जितने भी पानी के अंदर जो रहते थे, जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते थे, वो लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण मरते रहते हैं। अब ये जो ग्रीनिश ग्रीनिश स्लाइमी स्लाइमी सी चीज़ क्या होती है? अल्गल ब्लूम कहलाती है। और ये अल्गल ब्लूम कौन फॉर्म करता है? सियानोबैक्टीरिया ही फॉर्म करता है। सियानोबैक्टीरिया ही अल्कल ब्लूम फॉर्म करता है। तो इसमें लिखा है कि दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन द पोल्यूटेड वाटर। ठीक है, आगे जाके इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है इन द क्लास 12 कि ब्लूम कैसा दिखता है, सारी चीज़ें मेंशन्ड। इनके पास एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि है हेट्रोसिस्ट। ठीक है, इस चीज़ को क्या कहा जाता है? हेट्रोसिस्ट। जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है, ये एक स्पेशलाइज सेल है। ठीक है, ये क्या है? एक स्पेशलाइज सेल है। अब स्पेशलाइज सेल में क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है,
नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। जैसे नाइट्रोजन N2 के फॉर्म पे मिलता है, तो अगर N2 के फॉर्म पे है तो हमें पता है कि नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड्स होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी नॉर्मल प्लांट के लिए ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना और नाइट्रोजन डिराइव करना फॉर इट्स न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन नॉस्टॉक जैसे बैक्टीरिया हो गए, जितने भी, जैसे सियानो बैक्टीरिया एक ऐसा है, नॉस्टॉक और एनाबेना यहाँ पे एग्जाम्पल से रखें। Nostoc and Anabaena are such bacteria which have the capability of breaking down these triple bonds, जो कि बड़े बड़े प्लांट्स भी नहीं कर पाते। These Nostoc and Anabaena they have specialized cells called as heterocysts, और heterocysts के पास पावर होती है नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना और नाइट्रोजन फ्री नाइट्रोजन जो है अवेलेबल करवाना, ठीक है। तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेशल पावर होती है हम कह सकते हैं, और प्रोकैरियोट के पास ही पावर होती है ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने की, ठीक है, नेचुरली अगर हम कहें, बायोलॉजिकली वे में कहें। और सेकेंड है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, तो इंडस्ट्री में भी हो सकती है, और तीसरी चीज़ लाइटनिंग के कारण हो सकती है। लेकिन नॉस्टॉक और एनाबेना ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के नाइट्रोजन प्लांट को, सॉइल को अवेलेबल करवा सकते हैं, ठीक है। वी हैव हेट्रोसिस्ट, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, क्या मेंशन्ड है, हेट्रोसिस्ट, ठीक है, हेट्रोसिस्ट मेंशन्ड है। नॉस्टॉक और एनाबेना यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल्स है। फिर बाद में आते हैं कीमोसिंथेटिक। अब फोटोसिंथेटिक क्या है, लाइट को यूज करके खाना बनाना। अब कीमोसिंथेटिक का क्या होता है ना, कीमोसिंथेटिक कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स या फिर इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जो है वो सराउंडिंग से लेता है, ठीक है। बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तो ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है बहुत सारे सराउंडिंग से, जैसे नाइट्रेट, नाइट्रेट अमोनिया हो गया, नाइट्रेट नाइट्रेट अमोनिया को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो उसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिलेंगे, उसको यूज करके वो खाना बनाता है, और इससे यूज करके क्या एनर्जी मिलती है, और एनर्जी से एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अंडर द एनवायरमेंटल कंडीशन। ये क्या करता है, NPKFES, NPKFES क्या है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, NP, यहाँ पे NP ही मेंशन्ड है, ठीक है, तो NP ही याद रखो। NPFES जो है KB होता है वैसे, NPFES को रिसाइकल करता है सॉइल में और सराउंडिंग्स में। तो कीमोसिंथेटिक का भी काफी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है। क्या कर रहा है, ये रिसाइकल कर रहा है नाइट्रेट्स, नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, आयरन को, सल्फर को, ठीक है। इसका काम क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो भी आसपास हैं उन्हें ऑक्सीडाइज करना इनटू नाइट्रेट, नाइट्रेट अमोनिया, सारी चीजों को, जिससे कि उसे एनर्जी मिले फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है, एटीपी के फॉर्म में। उसी हिसाब से वो एट द बैक एंड नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर को रिसाइकल कर देता है इन दी सराउंडिंग, इन दी सॉइल, ठीक है। फिर हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो कि वास्ट पोषण बनाते हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, अगर हम पूरे बैक्टीरिया को कंपेयर करें, हम आर्किया को कंपेयर कर रहे हैं, हम यू बैक्टीरिया की मोस्टली चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, और हम जब हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया को कंपेयर करेंगे तो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा वास्ट है, सबसे ज़्यादा वास्ट है। और इन सब में भी हम कहेंगे ना, मेजॉरिटी ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, मतलब डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में, अगर जैसे डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है ना, जो कि जो भी मटेरियल होता है जो कि डिग्रेड हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को डिकम्पोज करने का काम हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में, डिकम्पोजर्स का जो नेचर है, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में जो डिकम्पोजर वाला जो नेचर है बैक्टीरिया को ज़्यादा है, ठीक है। तो यही है कि इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, ठीक। फिर और बहुत सारी चीज़ों में भी हेल्प करते हैं, मिल्क में भी हेल्प करते हैं, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, लेग्यूम्स को, लेग्यूम्स में जब नाइट्रोजन फिक्सिंग की बात आती है तो नाइट्रोजन फिक्सिंग में भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। रूट्स को फिक्स करने में भी काफ़ी, रूट्स में जब लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन की जब बात आती है तो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का काफ़ी ज़्यादा रोल है इसमें, ठीक है। फिर है कि कुछ कुछ पैथोजन की तरह भी एक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे अच्छे रूल्स ही हैं इकोलॉजिकली, कुछ कुछ पैथोजन की तरह भी एक्ट करते हैं, पैरासिटिक नेचर भी है इनका, कि जैसे कि ये क्या करते हैं, डैमेज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स और पेट्स को, है ना। जैसे कि हमने एंथ्रैक्स के बारे में सुना है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, क्लोरेला के बारे में सुना है, टाइफॉइड के बारे में सुना है, टिटनस के बारे में सुना है, सिट्रस कैंकर, ये सारे जो है बैक्टीरिया के कारण ही डिजीजेस होते हैं, ठीक है। दीज ऑल आर डिजीजेस ड्यू टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण ही डिजीजेस होता है। यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है जिसमें यहाँ पे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन मेंशन्ड है, यहाँ पे सेल वॉल मेंशन्ड है, यहाँ पे डीएनए मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये पूरे जो डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है, इसे हम क्लियरली समझेंगे पहले तो, ठीक है। अब बैक्टीरिया के केस में लिखा है कि बैक्टीरिया को अगर डिवाइड होना होता है तो वो फिजन का प्रोसेस यूज करता है, जैसे ये है डिवाइडिंग बैक्टीरियम, ठीक है। फिजन हो रहा है यहाँ पे, फिजन, यहाँ पे एक बैक्टीरिया, ये दूसरा बैक्टीरिया,
फिजन के प्रोसेस में जैसे अमीबा का केस होता है वैसे ही बैक्टीरिया का है, थोड़े से डिफरेंसेस हैं। और फिर क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, फिजन जो होता है ना, हमेशा याद रखना, फिजन हमेशा फेवरेबल चीज़ों में की जाती है। फेवरेबल कंडीशन होते हैं तो फिजन होती है, लेकिन कभी कभी कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती, वी हैव टू लिव इन द हार्श कंडीशंस, तो क्या करते हैं वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और इनके पास एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही नहीं है मोनेरा के केस में, लेकिन सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या फिर हम कह सकते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। इसमें क्या होता है कि दे डू प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, तो क्या करते हैं डीएनए का ट्रांसफर करते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया पे, एंड दिस इज हाउ दे सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ अ बैक्टीरिया, बट देयर इज अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब जब हमने हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में बात कर ली, फिर बाद में कीमोसिंथेटिक, फिर फोटोसिंथेटिक, सारी चीज़ों के आर्की के बारे में बात कर ली। अब एक और टाइप ऑफ है जो बैक्टीरिया तो नहीं है एग्जैक्टली, बट ये है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास सेल वॉल तो होती ही नहीं है, ठीक है, सेल वॉल इज कम्प्लीटली एब्सेंट, दे कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल, ठीक है, और ये सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन, एंड दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स। अगर लिविंग सेल्स के केस में अगर बात की जाए तो जो माइकोप्लाज्मा होते हैं, माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन, जैसे कि और एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा पैथोजेनिक भी होते हैं एनिमल्स के केस में और प्लांट्स के केस में भी। सो दिस वाज ऑल अबाउट किंगडम मोनेरा। और किंगडम मोनेरा को आई थिंक ईजिली वे में समझ गए होंगे। तो मोनेरा में सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो है सोल मेंबर जो फॉर्म करते हैं वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया हर जगह मिलते हैं, मिट्टी की एक मुट्ठी उठा लो उसमें 1000 तरीके के बैक्टीरिया मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हार्श कंडीशंस में भी रहते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स हो गए, डेजर्ट्स हो गया, स्नो हो गए, डीप ओशंस हो गए, बहुत हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, और ये डिवाइड कैसे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। कॉकस है, बेसला है, स्पायरल है, विब्रियो है, तो कॉमन शेप भी है, स्पायरल शेप भी है, रॉड शेप भी है, स्पेरिकल शेप भी है, सारी चीज़ें हैं। फिर काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर है लेकिन काफ़ी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर भी है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ठीक, और ऑटोट्रॉपिक भी है, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को यूज़ करके भी खाना बनाते हैं, लाइट को यूज़ करके भी खाना बनाते हैं, हेटरोट्रॉपिक भी है। और हम कहेंगे बैक्टीरिया के केस में सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन है, वास्ट मेजॉरिटी कौन फॉर्म करता है, हेटरोट्रॉपिक ही। और हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में कौन सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, डिकम्पोजर्स, ठीक है, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम फॉर्म डिकम्पोजर, डिकम्पोजर नेचर होता है। कौन से स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हेट्रोसिस प्रेजेंट होते हैं, क्या काम है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, रिसाइकल करते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर को। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया दही बनाने में इंपॉर्टेंट है, एंटीबायोटिक्स में इंपॉर्टेंट है, लेग्यूमिनस रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छे अच्छे रूल हैं, बीमारियां भी कॉज करते हैं, जैसे कि क्लोरेला हो गया, टाइफाइड हो गया, टेटनस हो गया, सिट्रस कैंकर हो गया। प्लांट्स एनिमल्स सबको है ना, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, पेट्स हो गए, क्रॉप्स हो गए, सब चीज़ों को अफेक्ट करते हैं। फेवरेबल कंडीशन में अगर इन्हें रिप्रोड्यूस करना हो तो एसेक्सुअली कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, फिजन यूज़ करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में कौन सा यूज़ करते हैं, स्पोर्स यूज़ करते हैं। और कभी कभी सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जिसमें वो प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर करते हैं, मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए जो होता है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया की तरफ ट्रांसफर की जाती है और फर्दर मोर बैक्टीरिया दिए जाते हैं। फिर माइकोप्लाज्मास की बात की गई थी, माइकोप्लाज्मा में कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो और जब हम देखेंगे तो दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन। वायरस इज नॉट कंसिडर्ड लिविंग, ठीक है, और नाइदर नॉन लिविंग, बट जब लिविंग कंडीशंस में जब बात की जाती है ना तो माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन टिल डेट, ठीक है, एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। इन ऑक्सीजन की ऐसा खास कोई ज़रूरत नहीं है, एंड दे पैथोजेनिक, पैथोजन की तरह एक्ट करते हैं एनिमल्स के केस में and plants case में, not entirely but many of the mycoplasma they are pathogenic to plants and animals. So hope you have understood the whole topic of Kingdom Monera. If you have any doubt you may leave it in the comment section. Hope you like and subscribe and share with all of your friends who need to study and who need to who need to understand the basic thing of NCERT. I'm always ready to help you all. Thank you so much.